हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे। आज एक और नया सेशन ले रहे हैं। एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेशन नंबर है हमारा 7। ठीक है। अब तक 6 सेशन में हमने कोई आपको होमवर्क भी नहीं दिया और सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट या बेस बनाया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज एक्चुअली हम उस बेस को अभी अप्लाई करना शुरू करेंगे और जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था लिवरेज, और उसके जो हमने 3 लिवरेजेस डिस्कस कर लिए, उनके फॉर्मूले डिसाइड कर लिए, डिराइव कर लिए, वो हम अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। यानी यहां से अब क्वेश्चन शुरू होने वाला है। मैं पहले ही बोल चुका हूं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट चैप्टर का हो चुका है और इस चैप्टर से कम 5 का तो क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 8 तक ले जाते हैं ये। तो बहुत अच्छा इजी स्कोरिंग चैप्टर बनता है ये स्टूडेंट्स के लिए, अगर उसको अच्छे से बेस आता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता है, स्टार्टिंग के कुछ 2-3 सेशन तक पहले हमने इनकम स्टेटमेंट की बात की। आई होप सबको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आता है। वीसीएफसी का डिफरेंस समझाया एंड देन हमने कुछ रेशियोज की बात करी। करीब 25-30 रेशियोज के बीच में हमने कंप्लीट भी कर लिए। वैसे एक पूरा चैप्टर रेशियो एनालिसिस होगा, उसमें ये सारे रेशियो एक बार वापस रिपीट भी कर दूंगा, पर अब हमारे इस चैप्टर से ही शुरू हो जाएंगे यूज होने, तो हमने वो भी डिस्कस कर लिए। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कुछ एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, कुछ हमने सॉल्वेंसी रेशियो कर दिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और फाइनली हमने कुछ मार्केट रिलेटेड रेशियोज की भी बात कर ली। और इसमें हमारे ऑलमोस्ट 4 सेशन निकल गए। ये तो था बेस, ये एक्चुअली एफएम तो अब उसके बाद शुरू हुआ। फिर हमने शुरुआत की चैप्टर की, जहां हमने चैप्टर शुरू किया लिवरेज। फर्स्ट चैप्टर लिवरेज किसको रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में, लिवरेज रिप्रेजेंट करता है बहुत अलग अलग जगह, अलग अलग सिनोनियम के तौर पे यूज होता है। डेट के लिए भी लिवरेज यूज हो जाता है, क्यों होता है बताऊंगा आगे। बट जनरली लिवरेज रिस्क को डिनोट करता है। लिवरेज क्वांटिफाई किसको करता है? रिस्क को। रिस्क इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस में सबसे पहला क्राइटेरिया डिसीजन लेने के लिए, या किसी इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया डिसीजन लेने के लिए, वो होता है रिस्क। Return is not the prime criteria. Return is of course an important criteria but not the only criteria. अगर एक प्रोजेक्ट, एक इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है बट उसका रिस्क लेवल मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है, तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल था, इफ I am at an age of 70, I will not go for investment in unless until I have a second line of income, second source of income. मैं अपना पैसा इक्विटी शेयर, रियल एस्टेट, ऐसे बिजनेसेस में कभी नहीं लगाऊंगा, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं लगाऊंगा। 70 पे ऑलरेडी पहुंच गया, जीने के लिए खाने की जरूरत है, रहने के लिए घर की जरूरत है, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है, तो ये रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं। और पैसा अगर इन्वेस्टमेंट लगा दिया रियल एस्टेट में, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वापस लिक्विडेट करना भी इजी नहीं होगा। रेंट हमेशा मिलेगा ऐसा भी जरूरी नहीं होगा, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कैसी है। और इक्विटी शेयर तो खुद ऊपर नीचे हो जाता है। लास्ट 1 साल से रिटर्न ऑलमोस्ट 2 या 3% है। तो जिसने 1 CR भी लगाया होगा उसको भी 2 लाख का ही नेट रिटर्न है। हाँ, बीच में ऊपर नीचे खूब हुआ, पर आप टाइमिंग कर लोगे मार्केट की, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कि आपको भी पता होगा कि जब नीचे है तो भैया अब इन्वेस्ट कर लो, और अब ऊपर पहुंच गया, पीक टच कर गया, अब बेच दो। सब ये चाहते हैं, होता किसी से नहीं है। किस्मत के तुक्के लग जाते हैं तो ये होता है। हम यहां पर तुक्कों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ स्पेकुलेशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस यानी जहां कोई लॉजिक, कोई मैथमेटिक्स, कोई रीजनिंग हो साथ में। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया रिस्क। और अगर मैं यही 30 इयर्स एक पर्सन की बात करूं जो कि जॉब में है, रिकरिंग इनकम है उसके पास में, सैलरी आ रही है उसके पास में, या वो ऐसा वो, या 30 की एज में आप कोई भी काम करके अपना गुजारा तो निकाल ही सकते हो, नेसेसिटी तो पूरी कर सकते हो। ऐसे केस में अगर उसके पास में कुछ वेल्थ है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो उसको हाई रिस्क प्रोजेक्ट लेना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज द एज वेयर यू कैन गो फॉर अ रिस्क। बट अगेन बहुत सारे और क्राइटेरिया, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं फैमिली में,
आप अकेले मेंबर हो, 30 इयर्स के हो, तो क्या हुआ, आपके पीछे 5 लोग और हैं। कल को आपने पैसा लगाया और कुछ हो गया पैसे का, आप तो चलो कमा के खा लोगे, पीछे वाले 5 का क्या होगा। इसलिए बहुत सारे सोशल सर्कमस्टांसेस, आपका ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम क्या कर, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इन चीजों को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एज अ मारवाड़ी फैमिली, अब तो चलो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, बट बिफोर कोविड मारवाड़ी फैमिलीज में बहुत ज्यादा शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्शन नहीं था। जनरली इट वाज ट्रीटेड एज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो ये बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स इंपैक्ट करती है। दो रिटर्न्स हाई थे, सब कुछ था, बट स्टिल अवॉइड होता था। रिस्क इज द प्राइम फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जहां से डिसीजन मेकिंग शुरू होगा। अगर रिस्क लेवल आपके लिए सेट होता है, आपको मैच होता है, आपके कैपेसिटी के अंदर है, तो ही आप उसको अगले लेवल तक टेस्ट करने जाओगे। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अभी तो रिटर्न और बहुत सारे और क्राइटेरिया लगेंगे। एग्जाम्पल, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो विल बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एक पर्सन है जो इसको अपनी बेटी की शादी करनी है 2 साल के बाद में, या एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, कॉलेज में आने वाले बच्चे, उनके लिए पैसे चाहिए 2 साल के बाद में। कैन ही इन्वेस्ट इन अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दो इट इज गोइंग टू जनरेट वेरी हाई रिटर्न? नो, बिकॉज 2 साल के बाद अगर रियल एस्टेट नहीं बिका तो एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आएगा। एजुकेशन डेफर नहीं हो सकता। तो टाइमिंग विल ऑल्सो बी ए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर हो जाता है रिस्क। तो अब इस रिस्क को क्वांटिफाई कैसे करते हैं, वो हमने शुरुआत की लिवरेज के साथ में, और हमने 3 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। किसके के 3 फॉर्मूले? डीओएल, डीएफएल, डीसीएल। ये 3 फॉर्मूले क्या थे जी? ये 3 फॉर्मूले थे, सबसे पहले शुरुआत करी हमने कि जी किसी भी रिस्क को क्वांटिफाई करनी है तो देखो, रिस्क होती है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के, आपको डर है कि हमको जो चाहिए वो कहीं फ्लक्चुएट नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई और वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो रिस्क इन 2 फैक्टर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच के रिलेशनशिप को ही क्वांटिफाई, जब आप रिलेट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप ले आते हैं, तो दैट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा बाय दिस जनरल फॉर्मूला, दैट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक हमने सब कुछ बेसिक किया। फिर हम शुरुआत हुए हमारे इनकम स्टेटमेंट से, और इनकम स्टेटमेंट में हमने कहा इनकम स्टेटमेंट का अपर पार्ट और लोअर पार्ट, 2 अलग अलग चीजों के कारण इंपैक्ट होता है। ऊपर पार्ट ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नीचे वाला पार्ट फाइनेंशियल रीजंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो हमने ऊपर वाले को नाम दे दिया ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, नीचे वाले को नाम दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऊपर वाले पार्ट में इंडिपेंडेंट है सेल्स और डिपेंडेंट है ईबीआईटी। सेल्स फ्लक्चुएट होता है, ईबीआईटी फ्लक्चुएट डिस्प्रोपोर्शनेटली हो रहा है। प्रपोर्शनेट 10%, 10%, 10% नीचे तक कैरी नहीं हो रहा है। रीजन बीइंग ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ, रीजन बीइंग प्रेजेंस ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। जहां एक फिक्स कॉस्ट होगी वहां नीचे डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज ही अनसर्टेनिटी है। तो फिर इसको क्वांटिफाई कैसे किया? हमने कहा जी डीओएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट। हु इज डिपेंडेंट? ईबीआईटी। ऑन whom it is dependent? परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट कौन? सेल्स। सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कुछ प्राइम अजम्पशंस लिए, 3 अजम्पशंस ले चुके हैं हम यहां पर। प्राइम अजम्पशन अब तक, नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर इक्वल, या है ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, या इक्वल है तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड इक्वल हो गए। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर हम हमेशा क्यूमुलेटिव ही मानते हैं। थर्ड, हमें कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये कुछ प्राइम असम्पशन के साथ ही एफएम हम आगे बढ़ाएंगे पूरे सब्जेक्ट में, जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और रिफाइन किया, थोड़ा मैथमेटिक्स वर्क की, और हमें एक शॉर्टर फॉर्मूला मिला, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या ये कहूं कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सेकेंड लेवल, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को जब हमने डिस्कस किया तो वो था ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक। अब फिर हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है कि ईबीआईटी इंडिपेंडेंट हो गया इस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। EBIT is independent and what is getting impacted is your EPS. What disproportionate change हो रहा है? Again because of 2 reasons. One, there is an interest which is fixed, and second one, there is a
प्रेफरेंस डिविडेंड। हमने कहा लो जी इसका भी फॉर्मूला यही होगा, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट विच इज ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट विच इज ईबीआईटी। ये अब याद होने चाहिए, और वो 25-30 फॉर्मूले रेशियो वाले भी याद होने चाहिए। इसी को थोड़ा और वर्कआउट कर सकते थे, जरूरत नहीं थी इसलिए किया नहीं, और हमने एक दूसरे लॉजिकल वे से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। और यहां पर ये जो 1 माइनस टैक्स है इसको बड़ा डिटेल से करना पड़ा हमें। क्यों बड़ा डिटेल से करना पड़ा? क्योंकि हमें पता चला कि ये जो 7500 का हमारे को प्रेफरेंस डिविडेंड दिख रहा है वो 7500 एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, वो अपेरेंट 7500 है, पर 7500 पे करने से के लिए आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा 25%। तो ये 75% के बराबर ही, तो 100% कितना कमाना पड़ेगा? आपको 10,000 कमाना पड़ेगा। तो हमने कहा जो दिख रहा है वो फिक्स कॉस्ट नहीं है, एक्चुअली इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स %, तो ही आपको इफेक्टिव फिक्स कॉस्ट आएगी। तो हमने इसीलिए यहां पर भी 1 माइनस टैक्स माइनस किया। लास्ट में जाते जाते हमने एक और काम कर दिया कि जी अब ऊपर से लेके नीचे तक का रिस्क कैलकुलेट कर लो, क्वांटिफाई कर लो। हमने ये भी बात की बहुत सारे और भी तरीके की रिस्क होती है, हम लिमिट कर रहे हैं इन 2 रिस्क पे, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। फॉरेक्स रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, प्राइस रिस्क, बहुत सारे और पॉलिटिकल रिस्क तो हो गई, चलो जियोपॉलिटिकल है, पॉलिटिकल रिस्क एक और अलग हो गई। तो ये से बहुत सारे रिस्क, इन सारे रिस्क को क्वांटिफाई करने के कुछ पार्ट हमारे कोर्स में, कुछ इंटर के लेवल पे है, कुछ फाइनल के लेवल पे। अभी हमारा फोकस ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड ईबीआईटी पे जो इफेक्ट आ रहा है वो रिस्क, और बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के कारण ईपीएस पे जो इफेक्ट आ रहा है वो फाइनेंशियल रिस्क को क्वांटिफाई करने का काम है। हमने जी डीसीएल निकाला, और डीसीएल बिकम्स परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सीधा सा था जी, सबसे नीचे वाला डिपेंडेंट होता है, सबसे ऊपर वाला इंडिपेंडेंट होता है। सब कुछ ये किया, और फिर फाइनली रिलेशनशिप भी डिराइव कर लिया कि जी डीओएल और डीएफएल में रिलेशनशिप ही होता है, डीओएल डीएफएल को मल्टीप्लाई करिए वो डीसीएल के बराबर आ जाता है। ये हुआ जी अब तक का सब कुछ रिवाइज। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, अभी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब बाकी है, ये सब टॉपिक बाकी है। तो ये एमओएस का भी टॉपिक बाकी है, ये आएगा तब हम देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनके साथ लेते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ब्रेक इवन एनालिसिस, या फिर ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहीं आया तो था, अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज इज 2 साइड सोड या डबल एस सोड, ये सब करेंगे, आगे करेंगे। अभी तो बहुत है इस चैप्टर में करने को, 50% हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आज का एजेंडा क्या हमारा? आज का एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 क्लास असाइनमेंट कर रहे हैं, और आप लोगों को करने हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आप देख सकते हो 10 नंबर का आया है, आरटीपी में 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट, हम एक ऐसा कमेंट लिखेंगे जो सारे क्वेश्चंस जहां जहां कमेंट है वो सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो कमेंट के लिए आप 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, वो एज इट इज कमेंट यहां आके पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड यस यहां तक आपका काम है। 4th हम नेक्स्ट सेशन के लिए करेंगे, या एसेट टर्नओवर रेशियो का यूज है वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। आपके लिए आज का काम 1, 2 एंड 3 प्रैक्टिस असाइनमेंट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इजी क्वेश्चन है, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, या एमसीक्यू, या फिर 4 नंबर मैक्स। नेट वर्थ दिया, अब यहां से टर्म शुरू हो गए जो हमने रेशियोज के वक्त थोड़े बहुत टर्म्स समझे। नेट वर्थ इज योर व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और जब तक शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं करे तब तक हम प्रेफरेंस शेयर को 0 मानते। तो ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज योर रिजर्व सरप्लस प्लस कैपिटल। फिर दिया जी डेट इक्विटी रेशियो 3:1 विच इज इक्वल्स टू डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ये ध्यान रखना चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी का मतलब कैपिटल नहीं होता, ये हमने समझा। इंटरेस्ट रेट दे रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी, ये सारा डेटा दिया, और बोला जी डीएफएल निकालो। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस, अब यह परसेंटेज चेंज वाला नहीं लगेगा क्योंकि एक सिंगल लेवल का डेटा दिया, तो सिंगल लेवल वाला फॉर्मूला लगेगा।
ईबीआईटी दिया हुआ है, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रेट दिए डेट का है तो वो डेट इक्विटी से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? इक्विटी रेश, इक्विटी का नंबर दिया हुआ हमें नेटवर्थ के फॉर्म में। प्रेफरेंस डिविडेंड वाले पार्ट को क्या मान लेंगे? 0। तो यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दे रखा है देखें। हमें दिया है जी नेट वर्थ, यानी कि शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू 25 लाख, 25 लाख, लाख मिलियंस का ध्यान रखिएगा। डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है, डेट इक्विटी रेशियो विच इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी which is equals to debt upon shareholders fund is equals to कितना दिया? 3/1। therefore debt is equals to 3 multiplied by, छोटा सा रेशियो था डेट इक्विटी, उसका इंटरप्रिटेशन था नेटवर्थ वर्ड को यूज करने का, मल्टीप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, that is equals to 3 multiplied by 25 lakh gives us 75 लाख। डेट आ गया जी। हमें दे रखा है इंटरेस्ट रेट, गिवन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 12%। इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 12% मल्टीप्लाइड बाय 75 lakhs is equals to 12% into 75 lakh, 9 lakh। सो हमारे पास में इंटरेस्ट आ चुका, ईबीआईटी गिवन है, गिवन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबीआईटी, ये पता होना चाहिए था। इट इज 20 lakhs। पूछा है डीएफएल निकालिए, तो डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। डेटा डाल देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 20 lakhs अपॉन 20 lakhs माइनस 9 लाख एंड माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो 20 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू 1.818 टाइम्स। दैट्स इट। बस इतना सही क्वेश्चन था। इसी के साथ क्वेश्चन 2 हो गया जी कंप्लीट। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हमें सिर्फ मैथमेटिक्स करनी है, फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। जिगजैग वो घुमाएगा, अलजेब्रा की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, साइड चेंज करवाना और इस तरीके से मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना। तो जितना फॉर्मूले हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए इजी होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डन। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है देखें। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हमें बोला है डीओएल निकालो जी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको डीओएल डीएफएल दोनों निकालना। सेल्स दे रखा है और ध्यान दीजिएगा ये 10 लाख नहीं है, ये 10 मिलियन है। ट्रिपल जीरोस के फॉर्मेट में चल रहा है, ट्रिपल जीरोस के फॉर्मेट में चल रहा है। एक चीज कई लोगों को नहीं आती है, वो यहां लिख देते हैं वंस, इंडियन स्टाइल। टेंस, 100, ये हो गया वंस। टेंस, ये होता है 100। उसके बाद लगता है कॉमा, फिर होता है 1000, TH, फिर होता है लाख, L, लाख, फिर होता है जी करोड़, फिर है जी अरब, खरब, कुछ इस तरीके से स्टाइल। इंटरनेशनल अगेन ट्रिपल जीरो, सेम नंबर्स, 1000, 10,000, 100,000,
दिस इज कॉल्ड 100,000, 600,000। अगर ये 0 की जगह 6 लिखा होगा, इट विल बी कॉल्ड 100,000, 600,000। फिर आता है जी मिलियन, यानी 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, मिलियन। 10 मिलियन 100 मिलियन। फिर आता है बिलियन, बिलियन यानी 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है, 100 करोड़ के बराबर होता है। ये ट्रिपल जीरोस के स्ट्रक्चर में चलेंगे, ये ट्रिपल जीरोस के स्ट्रक्चर में होते हैं, फिर दो दो का स्ट्रक्चर बन जाता है। देन 0 0। फिर होता है जी ट्रिलियन। इधर क्या होता है, इधर भी बहुत कुछ होता है, खरब, उसका शंख, महाशंख और बहुत कुछ। कुछ 256 के आसपास तो लिस्ट आती है गूगल पे भी। हमारे लिए इतना बहुत है, हमारे 12 डिजिट का कैलकुलेटर है, उससे ज्यादा आना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 वापस देखते हैं क्या बोलता है। सेल्स दे रखी है 10 मिलियन, तो अगर मिलियन दिया है तो हम मिलियन में क्वेश्चन करेंगे। डेट इक्विटी दिया है, सेल्स है, डेट इक्विटी आपस में कुछ नहीं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इज, याद होना चाहिए, इट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्या निकलता है इससे, कंट्रीब्यूशन। अगर पीवी रेशियो 50% है, सेल्स 10 मिलियन है, तो वीसी हो गया 5 मिलियन एंड कंट्रीब्यूशन भी हो गया 5 मिलियन। पीवी रेशियो 50 तो वीसी भी 50 होता है, दोनों सेल्स का परसेंटेज। तो 10 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन तक पहुंच गए। फिर इंटरेस्ट रेट दिया, वो डेट से ही आएगा यूज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी 2 मिलियन दिया हुआ है, लो जी 5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी है 2 मिलियन का, बीच का फिक्स कॉस्ट आ गया 3 मिलियन। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पूरा हो गया। फिर बोलता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये इंटरेस्टिंग है। हमें दिया गया है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो जी, ईबीआईटी तक का स्टेटमेंट बन गया तो ड्यूअल तो हो गया। प्रॉब्लम है आगे, ईबीआईटी के बाद होता है इंटरेस्ट, जो लगता है डेट पे। इंटरेस्ट की रेट दे रखी है लेकिन डेट नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह दिया है कैपिटल टर्नओवर रेशियो 0.8, जिसका मतलब होता है सेल्स अपॉन, सेल्स ऊपर होगा, एक्टिविटी रेशियो है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू सेल्स कितनी है 10 मिलियन डिवाइड बाय 0.8 गिव्स अस 10 लाख है, 10 मिलियन नहीं है, ये इंडियन कॉमा चल रहा है, डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल्स टू 1 करोड़ 25 लाख, यानी कि 12 5 000 000 ये आ गया जी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें समझना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। हमें एक और नंबर दे रखा है डेट इक्विटी रेशियो। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट इक्विटी फंड, इट्स नॉट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इट्स शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, डेट फंड बी, ओन कैपिटल लोन कैपिटल मिलके बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, इज इक्वल्स टू 12,500,000। तो हमें इक्विटी फंड, डेट, शेयर होल्डर फंड और डेट का समेशन दिया, गिवन है डेट इक्विटी रेशियो। थोड़ा सा मैथ था और कुछ भी नहीं, इट्स डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। कितना दे रखा था हमें, 3:1, 3:1। इसके कारण हमारे पास में आ गया देयरफॉर डेट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। चलो रिलेशनशिप दिखना शुरू हुआ, दो वेरिएबल थे, दो इक्वेशन थी, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेट की जगह हम शेयर होल्डर फंड डाल देंगे। तो हमारे पास में आ गया, सब्स्टिट्यूट करते ही शेयर होल्डर्स फंड, डेट की जगह सब्स्टिट्यूट किया 3 टाइम्स ऑफ शेयर होल्डर्स फंड,
इज इक्वल्स टू 12,500,000,000। बस इतना ही मैथ्स था, वो डेट निकालना था, बाकी तो काम धड़ाधड़ हो जाता। देयरफॉर शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू 12,500,000,000 डिवाइड बाई 4, 31,25,000। क्या ये कहूं 3,125,000। डेट विल बी इक्वल्स टू 3 times of 31,25,000, 93,75,000। लो जी, 9,375,000 डेट आ गया। हमारे पास पीवी रेशियो है, हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट कहां से शुरू होगा? सेल्स से। सेल्स 10 million लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 50%, 5 million। कंट्रीब्यूशन आ गया 5 million। पीवी रेशियो है दे रखा हमें 50%, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। पीवी रेशियो यूज किया हमने, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स गिवन है, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पता नहीं, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ईबीआईटी गिवन है 2 million, तो ये हो गया हमारा 3 million बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर 1। अब क्या माइनस होगा ईबीआईटी में से? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डेट 93,75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट दे रखी है 12%, मल्टीप्लाइड बाय 12%। 1,11,25,000, 1,11,25,000। तो ये आ गया जी हमारा ईबीटी। पूरा बनाने की जरूरत नहीं, हमें उतना ही चाहिए था। तो ये हो गया 75,000,000 875,000। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेटर अगर आपका इंडियन वर्जन है उसके हिसाब से फिर ध्यान रखना चाहिए मिलियंस में जब आप क्वेश्चन कर। सब कुछ आ गया हमारे पास में डेटा। अब हमें डीओएल और डीएफएल निकालने को बोला गया है, हम वो निकाल सकते हैं। डीओएल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 million। ईबीआईटी कितना? 2 million इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स। एक तो ये हो गया। डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन, अब पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे, पर याद रखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो नीचे वाला टर्म प्रेफरेंस डिविडेंड तो खत्म हो गया। इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। जनरली लोग लिख देते हैं ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, विच इज ओके, बट यही फॉर्मूला है, ये हमेशा ध्यान नहीं रखना, ये गड़बड़ हो जाती है। लोग प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो भी नहीं यही फॉर्मूला लगा देते हैं, जो गलती हो जाती है। ये गलती है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि नीचे फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स जरूर आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2,000,000 अपॉन 875,000। तो ये हो गया जी हमारा डिवाइडेड बाय 875,000 इक्वल्स टू 2.286 टाइम्स। इसी के साथ आई थिंक हमारा आंसर मैच हो जाना चाहिए। 2.5 एंड 2.28 टाइम्स, 3 डेसिमल में दे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 शुरुआत करते हैं। 4 अब आया जी प्रेफरेंस शेयर। अभी तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों में प्रेफरेंस शेयर नहीं था। नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट? प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 देखें, बढ़िया सवाल है। 4 क्या बोलता है? द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल
फॉर सक्सेस एंड कंपनी। नेट सेल्स दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4। नेट सेल्स दे रखा, आप थोड़ा फास्ट कर देते हैं, 15 करोड़। EBIT as percentage of net sales, EBIT as a percentage of net sales, EBIT upon sales, ये कौन सा फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हमें दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नाम याद होना चाहिए। दिस इज EBIT अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 12%। तो इससे क्या निकल जाता है हमारा? EBIT इज इक्वल्स टू 12% multiplied by 15 crores, which is equals to multiplied by 12% is equals to 1 crore 80 lakhs। ठीक है, ये भी आया डेटा। फिर बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रेकअप दिया कैपिटल एम्प्लॉयड का। ए इक्विटी 5 करोड़, अमाउंट है रुपीस, प्रेफरेंस शेयर है इस बार 1 करोड़ एट द रेट 13%, एंड रेट ऑफ डिविडेंड 13% रेट ऑफ डिविडेंड कंटिन्यूटी में, एंड डेट है हमारे पास में 15% 3 करोड़ का। तो डेट है और रेट है, इंटरेस्ट आ जाएगा। EBIT है, इंटरेस्ट लेस हुआ, EBIT आ जाएगा। टैक्स कहां है? बोलता है DCL भी दे रखा है, खुद ने ही निकाल के दिया DCL। ओके, टैक्स रेट 40%, तो EBIT तक पहुंच गए, टैक्स लेस किया, EAT आ गया। EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, इक्विटी अर्निंग्स आ जाएंगे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। पूछा क्या है? ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला याद है सभी को रिटर्न ऑन इक्विटी का? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न अपॉन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न ऊपर इक्विटी नीचे, यानी इक्विटी के लिए जो रिटर्न है विच इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड बाय नीचे इक्विटी वालों ने क्या पैसा लगाया है, विच इज इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यहां रिजर्व सरप्लस है नहीं, तो जो कैपिटल है वही फंड लग जाएगा। फिर बोला है DFL निकालो, DOL निकालो। DOL कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही नहीं, ऊपर जाने का तरीका भी नहीं, पीवी रेशियो भी नहीं। कोई नहीं, जितना है उतना तो करें, फिर उसके आगे की आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या कर लें अपन? सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट की काम पूरा कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि हमें ROE के लिए तो इनकम स्टेटमेंट लगेगा। कहां से शुरू करेंगे? जहां से डेटा है। EBIT 1 करोड़ 80 lakhs लेस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है जी? 15% ऑन 3 करोड़, कितना हो जाएगा? 45 lakhs। EBT 1 करोड़ 35 lakhs लेस टैक्स। कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन ने? 40%। 1 करोड़ 35 lakhs पे 40%, 26 27 54। चेक कर लेते हैं भाई, 135 इंटू 0.4 54 डन। तो EAT आ गया आपके पास में, हाउ मच? 1000000 1 लाख, दिस इज 81 lakhs लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना बोला उन्होंने? 13%। कितने पे? 1 CR पे। कितना हो गया? 13 lakhs। दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना आया? 81 में से 13 गया तो इट इज 68 lakhs। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, EPS पूछा भी नहीं है। अब हमें बोला ROE निकालो, DFL निकालो और DOL निकालो। I think ROE is not a problem. Number 1, ROE is equals to, फॉर्मूला याद होगा तभी ऐसा फटाफट होगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर। इसीलिए पहले बहुत सारे वो बेसिक रेशियो किए। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, फंड में वैसे रिजर्व सरप्लस होता तो वो भी ऐड करना होता। दिस इज इक्वल्स टू 68 lakhs डिवाइडेड बाय आई थिंक 5 करोड़ था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 68 डिवाइड बाय 500% इज इक्वल्स 68 डिवाइड बाय 500% इज इक्वल्स टू 13.60%। ROE कंप्लीट।
डीएफएल भी निकाल ही देते हैं, डीएफएल में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। डीएफएल इज एक सिंगल लेवल का डेटा ही है, सिंगल लेवल का फॉर्मूला लगेगा विच इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नहीं करिएगा, यही गड़बड़ हो जाती है, लोग ईबीटी कर लेते हैं। इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। बड़ा वाला फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड वाला लगेगा विच इज इक्वल्स टू ईबीआईटी कितना था जी हमारा 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसको तो मैं ईबीटी लिख ही सकता हूं वैसे। ईबीटी इज इक्वल्स टू हाउ मच 135 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 13 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4। इसके नीचे, सिर्फ इसके नीचे। तो पहले ये सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर 13 लाख डिवाइडेड बाय 0.6 1 माइनस 0.4 0.6 प्लस नहीं ये माइनस है माइनस प्लस 1 करोड़ 35 लाख। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो 1 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल्स टू 1.588 टाइम्स। डीएफएल भी आ गया हमारा 1.588 टाइम्स। डन। आरओई मिल गया, डीएफएल मिल गया। डीओएल कैसे निकालें? तो यहां थोड़ा सा ट्रिक था, हमें पता होना चाहिए डीओएल और डीएफएल और डीसीएल के बीच का ये रिलेशनशिप। डीएफएल आ चुका है, क्वेश्चन ने इंटेंशनली आपको डीसीएल दिया क्योंकि उसने ऊपर का स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी से ऊपर का बनाने का आपको पीवी रेशियो नहीं दिया था इस बार। तो कोई बात नहीं, हमें हमारे रिलेशनशिप को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, डीसीएल इज इक्वल्स टू डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। तो डीओएल इज इक्वल्स टू डीसीएल कितना था 3 डिवाइडेड बाय 1.588। 3 divided by 1.588 is equals to 1.889 times. That's it. Khatam. Question number 4 is also over. Question number 4 is also over. Hopefully सबको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ट्रिक्स यूज हो रही है, किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट यूज हो रहा है, किस तरीके से बेसिक फॉर्मूले रेशियो के यूज हो रहे हैं। तो अब तक जो हमने 6 सेशन में किया सब कुछ अब एक साथ यूज होना शुरू हो रहा है। यही पूरे एफएम का तरीका है। हर चैप्टर में शुरुआत के 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, कभी कभी 3 लेक्चर तो प्योर कॉन्सेप्ट चलेगा। और फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट एक ही साथ में लगना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पढ़ने का स्टाइल कॉस्टिंग और एफएम में। कॉस्टिंग में आपने एक टॉपिक किया, मटेरियल में 10 टॉपिक है, हमने ऑलमोस्ट रोज एक कॉन्सेप्ट किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। थोड़ा सा किसी कॉन्सेप्ट में ज्यादा समय लगा तो वो ठीक है, 2 सेशन हो गए। वो 10 कॉन्सेप्ट है, 10 तरीके के क्वेश्चन है, आपस में मिक्सअप नहीं हो रहा है। या ये हो रहा है कि हर कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन कर लीजिए, सेकंड में वो यूज हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, 4 कॉन्सेप्ट के चारों अब एक साथ यूज होना शुरू हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ये स्टाइल का डिफरेंस है क्वेश्चंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन? आई थिंक 5th। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे क्या भाई अभी? अब क्या करेंगे? 5th। यस 5th आरटीपी का क्वेश्चन है, May 21 आरटीपी का। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 26 आरटीपी का भाई साहब, यानी हमारा अपडेटेड सेट है जनवरी 26 तक। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया। आरटीपी जनवरी 26 तक आ गया, यानी 26 के एग्जाम पेपर ऑनवर्ड जरूर अपडेट लगेगा। तो वो तो 27 ईयर 2027 में कहीं जाके एप्लीकेबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो एक साल तक तो ये बढ़िया वाले चलेंगे। और जो 27 में भी थोड़ा बहुत जो 3 पेपर होंगे, वो 1-2 क्वेश्चन नए आएंगे, कोई बहुत ज्यादा नया नहीं आएगा। उम्मीद है हमारा जो ये नोट्स है अच्छे लेवल पे कवर कर जाएगा एग्जाम पेपर को, बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कमी नहीं रखी है। हर तरीके का डिफिकल्ट पैटर्न यहां पर इंक्लूड किया है एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर एबीसी लिमिटेड। सेल्स दे रखा, पीवी रेशियो दे रखा। सेल्स है, पीवी रेशियो है, तो पीवी से कंट्रीब्यूशन आएगा, बीच का वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा। डीओएल है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के दिया है।
डीओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और अभी हम कंट्रीब्यूशन निकाल चुके थे तो ईबीआईटी आ जाएगा। डीओएल है, कंट्रीब्यूशन है, बचा क्या? ईबीआईटी। बैलेंसिंग फिगर, फिक्स कॉस्ट बीच में और निकल जाएगा। डीएफएल है और क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंस शेयर की बातें नहीं की है, तो डीएफएल का फॉर्मूला हो जाता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अभी हमने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया तो उससे ईबीटी कैलकुलेट होगा, डीएफएल गिवन है, बीच का वैल्यू इंटरेस्ट भी आ जाएगा। क्या बोला? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वर्ड? क्योंकि इस क्वेश्चन को एक अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं, पर फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू जब लिख दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, तो आपको लिवरेज को ही यूज करना है, आपको सेकंड वाला अल्टरनेट नहीं करना है। पूछा क्या? फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? जिस पे टैक्स लगता है। टैक्स कौन सी इनकम पे लगता है? कंट्रीब्यूशन पे नहीं, ईबीआईटी पे भी नहीं, इट इज ईबीटी। आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 15%। अब यहां प्रॉब्लम है, इफ सेल्स इंक्रीज, ईबीटी और सेल्स के बीच के रिलेशनशिप तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। यहां पर हमारे को थोड़ा सा ट्विस्ट देखना पड़ेगा। क्या ट्विस्ट है? देखें, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे, कहां गए भाई? ये रे बेसिक। इसमें कहीं ईबीआईटी और सेल्स का है रिलेशनशिप, ये रहा। ईपीएस और ईबीआईटी का भी है, ईपीएस और सेल्स का भी है, ईबीटी और सेल्स का तो कहीं है ही नहीं दिख रहा। तो यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बात तो ये, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन वीसी इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। इट इज ऑल्सो वीसी और कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज ऑल्सो इक्वल्स टू इक्विटी अर्निंग्स परसेंटेज चेंज। हमने ये सिक्स्थ वाला देख लेते हैं एक बार। सिक्स्थ वाला नहीं, फिफ्थ वाला नहीं, सिक्स्थ। ये रहा। जब आपका ईपीएस 30% चेंज हुआ तो इक्विटी अर्निंग भी 30% ही चेंज था। जब ये 15 चेंज हुआ तो ये भी 15 हुआ, यानी इक्विटी अर्निंग का परसेंटेज चेंज, हम रिलेशनशिप ये लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन इक्विटी अर्निंग्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ये रिलेशनशिप है जो वहां पर हम इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके यूज कर सकते हैं। यहां पर भी इक्विटी अर्निंग्स आ सकता था, पर ईबीटी तो अभी भी नहीं दिख रहा है, तो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये है इन केस प्रेफरेंस डिविडेंड इज अवेलेबल इन इनकम स्टेटमेंट, ये वो केस है। सेकेंड केस लेता हूं, जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, सेकेंड केस, इन केस प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट देयर, इन केस प्रेफरेंस कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल इज नॉट अवेलेबल इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी आप कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर यूज नहीं कर रहे। क्या क्या फॉर्मूले में चेंज आएंगे जरा वो देख लेते हैं। डीओएल में कोई चेंज नहीं, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑब्लिक वीसी ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन, कुछ भी कर लीजिए, रिलेशनशिप मैच होता है, चलता है, इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये एज इट इज रहेगा। डीएफएल की बात करते हैं, डीएफएल की बात करते हैं, ये पीछे वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विच इज ईबीटी। तो छोटा फॉर्मूला बन जाता है यहां पर, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीसीएल की भी बात कर लेते हैं, छोटे वाले फॉर्मूले की, विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, अगेन वो सेकेंड वाला टर्म, ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ तो ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हुआ तो ईबीटी, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है जी। बात करते हैं अब
इस वाले पार्ट के डीएफएल परसेंटेज चेंज वाले की बात, वो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑब्लिक इक्विटी अर्निंग अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है। पर अगर प्रेफरेंस कैपिटल नहीं हो तो क्या होगा? अगर प्रेफरेंस कैपिटल नहीं हो तो क्या होगा? ईबीआईटी से शुरू करते हैं। ईबीआईटी L1 एंड L2 दो लेवल ले लेते हैं। 2 लाख रुपए, 2,50,000। ये चेंज हुआ जी 12.5 नहीं कितना 25%, पॉजिटिव 25%। लेस इंटरेस्ट, कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 40,000। ये 40 ही रहेगा, पॉजिटिव 0%, कोई चेंज नहीं, इंटरेस्ट चेंज हुआ ही नहीं। EBT will be equals to 1,60,000 and this is going to be 2,10,000। कितने परसेंटेज चेंज हुआ? 210 minus 160 न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, परसेंटेज इज इक्वल्स टू 31.25%। यहां तक सब ठीक है, होता है डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज, इंटरेस्ट कांस्टेंट है। लेस टैक्स लेट से एट द रेट 25% है तो यहां 40,000 माइनस होगा। यहां पर 25%, 2,10,000 का 25% हो जाता है 52,500। जरा इसका भी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। 52,500 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, परसेंटेज 30। वो आना वही सही, क्योंकि टैक्स कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा भी नहीं। ईएटी कर लीजिए, 120 हो गया ये, एंड दिस इज 210 माइनस 52,500 इज इक्वल्स टू 157,500। आप इसका परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं, माइनस 120 डिवाइड बाय 120% इज 31.25%। वो सेम ही रहेगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा भी नहीं क्योंकि टैक्स कांस्टेंट नहीं है। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, इनकम स्टेटमेंट विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड। उस केस में क्या होगा? जब प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बहुत अच्छी ट्रिक है, will be 120,000 and 157,500 is equals to 31.25%। डिवाइड करिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर से लेट से 10,000 है, रैंडम नंबर्स दिए हैं, 10,000 है। ये माइनस नहीं हो रहा है, ये डिवाइड में जा रहा है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा, ये डिवीजन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में चल रहा है। सो ईपीएस इज इक्वल्स टू 12 रुपीज एंड 115.75। अगेन आप देखोगे 31.25%। क्या मतलब समझ में आया कि जब प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर है तो ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप सिर्फ ईपीएस से लेके इक्विटी अर्निंग तक कैरी कर रहा है अपवर्ड। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नीचे से ईपीएस वाला इक्विटी अर्निंग, ईएटी, ईबीटी सब तक पहुंच रहा है, ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज ऊपर बीच में पॉजिटिव 0%, यानी इंटरेस्ट कांस्टेंट आ रहा है बीच में। पर ईपीएस का प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप कहां तक पहुंच गया? ईबीटी तक। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ गया? फॉर्मूले में चेंज आ गया जी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑब्लिक इक्विटी अर्निंग्स लिख सकते थे, ऑब्लिक ईएटी भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक ईबीटी भी लिख सकते हैं। जबकि प्रेफरेंस हो तब वो ईबीटी तक नहीं कैरी करेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। यही क्वेश्चन की ट्रिक है, स्टूडेंट को ध्यान ही नहीं होता कि जी डीएफएल का रिलेशनशिप अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं हो तो ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीटी और ईबीआईटी का बन जाता है, और डीसीएल बन जाएगा परसेंटेज, ये कांस्टेंट ही, ये एज इट इज ही किया आपने, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और यहां क्या हो जाएगा? अगेन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन इक्विटी अर्निंग्स अपॉन ईएटी और ऑब्लिक ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वीसी एंड कंट्रीब्यूशन।
हमने एक्चुअली रिलेशनशिप यूज किए। क्या रिलेशनशिप यूज किए? एक है रिलेशनशिप वन, परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन वीसी इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। तो एक हमने किया रिलेशनशिप नंबर 2 यूज विथ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल। अगर विथ है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज ओनली इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सिर्फ ये दो इक्वल होते हैं। पर अगर विदाउट प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इक्विटी अर्निंग्स, यानी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स is also equals to percentage change in EBT is also equals to percentage EAT is also equals to percentage change in EBT। यहां तक कैरी कर जाता है। ये ट्रिक थी। देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, देखिए 5 में क्या क्या दिया है। सेल्स दे दिया, सेल्स है 15 लाख, 15 लाख है मिलियंस में, 15 लाख लेस वीसी 30% 4.5 लाख, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 70% 10.5 लाख, इंटरेस्ट है नहीं, फिक्स कॉस्ट है नहीं, पता नहीं, पर ईबीआईटी आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? इस डीओएल को यूज करके 1.4 ईबीआईटी आएगा, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, इंटरेस्ट है नहीं, ईबीटी कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों कैलकुलेट हो जाएगा? डीएफएल से। प्रेफरेंस है नहीं, तो प्रेफरेंस जब नहीं होता है प्रेफरेंस जब नहीं होता है तो छोटा फॉर्मूला हमारा कहां तक चला जाता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी तक चला जाता है। ईबीआईटी ऑलरेडी है, ईबीटी आ जाएगा। अब बोलता है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, आपको क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन ईबी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है, ईबीटी नहीं निकालना है, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कहां यूज हुआ था? इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 15%। तो ईबीटी और सेल्स दो के बीच का रिलेशनशिप प्रेफरेंस नहीं है, कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। तो ईबीटी और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप है डीसीएल। तो क्या हमारे पास डीसीएल है, डीओएल है, डीएफएल, उसे डीसीएल निकाल। एक्चुअली ये क्या करवाएंगे? छोटे वाले फॉर्मूले से पहले वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे और फिर परसेंटेज चेंज वाले में अप्लाई करके नई वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे। तो ये हर कभी बड़े वाले फॉर्मूले परसेंटेज चेंज से वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे, फिर छोटे वाले से एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करवाएंगे। तो ऐसे ये जिगजैग वैल्यूज कैलकुलेट कर। तो ईबीटी और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप डीसीएल यूज होने वाला है, ये ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में डीसीएल यूज होगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड सेल्स निकालना है। इफ सेल्स डिक्रीजेस बाय 10%, ईबीआईटी और सेल्स का रिलेशनशिप ईओएल। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम ईबीटी, इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 15%, कौन सा रिलेशनशिप है? ईबीटी और ईबीआईटी ईएफएल, यानी डीसीएल, डीओएल और डीएफएल को यूज करके आपको नए परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने हैं बस। तो पहले तो तीनों लिवरेज होने चाहिए और फिर आपको उनको क्या करना है? यूज करना है। तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना ही नहीं था। डीओएल डीएफएल गिवन है, डीसीएल निकालो रिलेशनशिप से और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। पूरे इनकम स्टेटमेंट की जरूरत ही ना थी। छोटा सा क्वेश्चन है 4 नंबर का, आपको डीसीएल निकालने का 1 नंबर और तीनों लिवरेज से आपको क्या करने हैं? परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने हैं। दैट्स इट। चाहो तो फिर नई वैल्यूज, हाँ मैंने आंसर में नई वैल्यूज इसलिए लिखी है क्योंकि आरटीपी के सॉल्यूशन में इन्होंने क्या कर दिया? नई वैल्यूज भी कैलकुलेट करी। तो फिर नई वैल्यूज के लिए पहले पुरानी वैल्यूज चाहिएगी, हाँ फिर चाहिएगी, तो फिर पूरा इनकम स्टेटमेंट लगेगा। आरटीपी में इन्होंने ऐसा कर दिया। अब डिपेंड करता है, क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर का हो तो फिर नई वैल्यूज निकाल के आना, क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का हो तो भैया परसेंटेज चेंज ही निकाल के लाएंगे। क्यों फालतू का पूछा ही नहीं है वो क्यों निकालेंगे? डेटा लिख देते हैं फटाफट, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे को क्या क्या दे दिया है इन्होंने? सबसे पहले सेल्स दे दिया है 15 लाख या 1.5 मिलियन। नेक्स्ट पीवी दिया है 70%, डीओएल दिया है 1.4 एंड डीएफएल दिया है 1.25%। खत्म। बाकी के परसेंटेज चेंज क्या क्या दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में वो बाद में देखते, पहले पूरा इनकम स्टेटमेंट पूरा कर देते हैं ताकि फटाफट काम हो।
तो पहले तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डीसीएल। डीसीएल इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL इज इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 1.75। चलिए एक तो DCL आ गया। नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, अब यार ध्यान देने की बात है, जब वो बोलते हैं ना परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना होगा अगर सेल्स 10% बढ़ जाए या घट जाए, तो ये तो आप नया इनकम स्टेटमेंट करके भी बना सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आंसर सेम आएगा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिक पूछा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज। लिवरेज से ही आपको नई वैल्यूज निकालनी है, लिवरेज से ही नई वैल्यूज निकालनी है, उसके अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट क्या बना लेते हैं, सेल्स 15 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 30%, 4,50,000। 30 कहां से आया, अगर पीवी 70 है तो वीसी क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन एट द रेट 70%, 1050 लेस फिक्स कॉस्ट पता नहीं, ईबीआईटी पता नहीं, इंटरेस्ट पता नहीं, ईबीटी यहां तक ही बनेगा, नीचे टैक्स है नहीं। क्या करेंगे, वर्किंग नोट। DOL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT which is equals to 1.4, ये 1.4 के बराबर। therefore EBIT is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1050,000 डिवाइड बाय 4 is equals to 262,500। नेक्स्ट DFL is equals to EBIT अपॉन, ये हो गया जी 262,500, 1.4 है, सॉरी 1.4, 4 कहां से लिख दिया, 1050 डिवाइड बाय 1.4, 7,50,000, सॉरी 7,50,000, 7,50,000। तो ये डिफरेंस आ गया आपका 3 लाख बीच का, बैलेंसिंग फिगर 1। नेक्स्ट ईबीटी इज इक्वल्स टू 1.25, वैल्यूज डाल देते हैं। ईबीटी विल बी इक्वल्स टू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल्स टू 6 lakhs। ये आ गया 6 lakhs, तो ये हो गई बैलेंसिंग फिगर आपका 1,50,000, बैलेंसिंग फिगर 2। ये हो गया जी हमारा एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। वैसे जरूरी नहीं था, पर आरटीपी में क्योंकि सॉल्यूशन में उन्होंने न्यू वैल्यूज भी कैलकुलेट करके दिए, हम भी निकाल लेंगे। सबसे पहला पार्ट 1, गिवन क्या है, गिवन क्या क्या चीजें गिवन है देखें। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालना है अगर सेल्स इंक्रीजेस बाय 15%, तो हमें दे रखा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 15%, और हमें मांगा गया है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ये क्वेश्चन मार्क है। ईबीटी और सेल्स का रिलेशनशिप हमने अभी समझा, प्रेफरेंस नहीं है तो सेल्स और ईबीटी, ईपीएस, इक्विटी अर्निंग, ईएटी, ईबीटी तक पहुंच जाएगा। ये ईपीएस और सेल्स का रिलेशनशिप था आपका डीसीएल, तो यहां डीसीएल यूज करना है। डीसीएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी is equals to DCL multiplied by percentage change in sales। DCL हमने निकाला था 1.75, I think 1.75, yes we got it, multiplied by positive 10%, तो हमारा चेंज होगा EBT 17.5%। आंसर मिल रहा है, 15% is not 10%, सॉरी 15%, हमने 10 क्यों लिखा, 15% तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इक्वल्स टू 26.25%। ये हमारा आंसर भी मिल गया। चलिए नई वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे अगर क्वेश्चन
पूछता है, तो वैसे तो इन्होंने आंसर में कर ली, हम भी कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग ईबीटी कितना है? एग्जिस्टिंग ईबीटी इज 6 lakhs, तो न्यू ईबीटी विल बी इक्वल्स टू 6 lakhs प्लस नहीं करना, प्लस 26.25 नहीं होते, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.2625। एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती परसेंट और डिजिट में। कितना हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 6 lakhs परसेंटेज प्लस 6 lakhs इज इक्वल्स टू कर रहे हैं 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 26.25 परसेंटेज प्लस इक्वल्स टू 7,57,500, और ये हमारा आंसर भी मिल गया। सेकेंड पार्ट क्या मांग रहा है वो हमसे? सेकेंड पार्ट बोल रहा है, आपको बोला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालो अगर सेल्स डिक्रीजेस बाय गिवन परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है कितना? -10%। ओके, पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पूछा है। ईबीआईटी और सेल्स का रिलेशनशिप ये तो फटाक से हमें पता था, डीओएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। प्रेजेंटेशन आई होप सबको समझ में आया, फॉर्मूले लिखने हैं। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी is equals to DOL multiplied by percentage change in sales। DOL दे रखा है 1.4, नेगेटिव 10%, तो ये रिड्यूस हो जाएगी नेगेटिव 14%। EBIT, न्यू EBIT will be equals to how much? Existing EBIT कितना था हमारा? Existing EBIT is 7,50,000, तो 7,50,000 multiplied by 1 minus 0.14 is equals to 7,50,000 into 14% minus equals to 6,45,000। देखें आंसर मैच हो रहा है क्या? 6,45,000। डन। नेक्स्ट अगला पार्ट, थर्ड पार्ट, गिवन परसेंटेज चेंज इन, क्या बोलता है? द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम निकालो, ईबीटी। टैक्सेबल इनकम इज ईबीटी इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 15%। सारे एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से अलग है। हम इनकम स्टेटमेंट भी पैरेलल बना के कर सकते थे, सेम नंबर आएंगे पर आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने को यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज बोला है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 15%, इंक्रीजेस बोला है, और आपको पूछा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी निकालो। ईबीटी और ईबीआईटी का रिलेशनशिप वैसे तो ईपीएस और ईबीआईटी का होता है, पर क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ईपीएस, इक्विटी अर्निंग, ईबीटी और ईएटी सब मैच हो जाएंगे। डीएफएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट ईबीआईटी। अब हमें ये लिवरेज यूज करना सीखना था, यही आज का एजेंडा था, कैसे लिवरेज के फॉर्मूलेज को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू डीएफएल दे रखा है 1.25, तो हमारा देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी हो गया 1.25 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। दिस इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 15% पॉजिटिव इक्वल्स टू 18.75%। आंसर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा होगा, 18.75। न्यू ईबीटी इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग कितना था ईबीटी? एग्जिस्टिंग ईबीटी इज 6 lakhs। 6 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1.1875, 1 प्लस पॉइंट करना के जगह आप 1.1875 भी लिख सकते हैं, तो 6 lakhs इंटू 1.1875 is equals to 7,12,500। आई थिंक आंसर मिल गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाया ताकि एग्जिस्टिंग वैल्यूज मिल जाए, डीओएल डीएफएल को यूज करके मिसिंग वैल्यूज निकाल ली इनकम स्टेटमेंट में। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके से काम आएगा। देन हमने परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में एक रिलेशनशिप समझा, अगर प्रेफरेंस नहीं है,
अगर प्रेफरेंस नहीं है तो जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और इक्विटी अर्निंग मैच होते थे वो परसेंटेज चेंज इन ईएटी और ईबीटी भी सेम हो जाएंगे। उस रिलेशनशिप को यूज करके हमें अगर 1% चेंज गिवन है सेल्स का तो हम ईबीटी या ईबीआईटी और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया। तो आज का समय हो गया हमारा पूरा, हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हमने किया, आज एक कॉन्सेप्ट भी कर लिया प्रेफरेंस शेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे क्योंकि अब कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया लिवरेज रिलेटेड। तो इंटरप्रिटेशन बाकी है, 2 साइड सोड बाकी है एंड ब्रेक इवन पॉइंट बाकी है। 3 कॉन्सेप्ट बाकी है, वो ओवर अ पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे। सो होपफुली इसी के साथ हम आज का दिन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में 6, 7 एंड ऑनवर्ड्स। तो यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन तक ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू सो मच। फील फ्री टू कनेक्ट इफ यू हैव एनी डाउट। डन फॉर टुडे।